अगर हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी जेनेटिक डेटा का और भी मेंडल को लेकर कर रहे हैं काय स्क्वायर टेस्ट की मदद से, यह पहले जानना होगा कि वर्क ऑफ मेंडल was both qualitative and quantitative। कैसे? सवाल आया कैसे? तो जो फिनोटाइप एक्सप्रेस किया गया, फिनोटाइपिक रिजल्ट्स, वो रिजल्ट्स किस तरह के थे? क्वालिटेटिव थे। ओके। और जो नंबर ऑफ गैमेट्स, जाइगोट्स, सीड्स, ये सारे क्या थे? क्वांटिटेटिव। हम क्या कह रहे हैं कि भाई 50 सीड हुआ, 200 गैमेट्स है, 20 तरह के जाइगोट्स बने, अब इसलिए हम नंबर में डील कर रहे हैं, तो क्या होगा? क्वांटिटेटिव होगा। चलो, मैं छोटे छोटे उदाहरण देकर आपको कुछ समझाऊंगा। जो लोग ये समझते हैं कि उनको काय स्क्वायर टेस्ट नहीं आता है, या जो समझते हैं कि कैसे मैथमेटिक्स सॉल्व होगा, आप एकदम धैर्य के साथ ये इस क्लास को करिए, और जो बताया जा रहा है उसको कॉपी में लिखिए। जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको आप भी बनाइए। 1-2 क्लास लगेगा और ये एकदम आपका अपना टॉपिक हो जाएगा। ठीक है। अब जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो F2 जनरेशन में हम लोग को प्रोबेबिलिटी कितने मिलते हैं? 16 टाइप्स ऑफ प्रोबेबल सीड्स। मतलब जो टेबल बनता है उसमें 16 प्रकार के सीड बन सकते हैं, जिसमें 9 दोनों डोमिनेंट होगा। जैसे टॉल रेड को लेते हैं तो टॉल रेड 9, टॉल व्हाइट 3, ड्वार्फ रेड 3 एंड ड्वार्फ एंड व्हाइट 3। आप सभी से मेरी गुजारिश है, और ये मैं हमेशा आपको कहता हूं कि अगर आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस का अभ्यास नहीं किया है तो आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि जब भी सवाल आएगा तो आप डाई हाइब्रिड क्रॉस ही करवाते रह जाइएगा और आपका समय व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस टॉपिक में आने से पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस पर सघन अध्ययन और उसका अभ्यास होना चाहिए। तो 16 टाइप्स का यहां पर सीड्स बन सकता है। ठीक है। और उसका रेशियो क्या होता है? उसका रेशियो होता है 9:3:3:1। ये 16 जो है इस रेशियो में बटा हुआ है कि 9 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 1, तो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा ये 16। ठीक है। अब एक सवाल आता है, एक क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब एक सवाल आया कि ड्यू टू डाई हाइब्रिड क्रॉस 500 seeds were obtained। ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस के कारण 500 सीड्स मिले। ठीक है। ठीक है, 500 सीड्स मिले, सही है। अब हमको मालूम नहीं है, ठीक है, वी डोंट नो द पेरेंट्स जिनके बीच में क्रॉस हुआ। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ द फिनोटाइप्स? फिनोटाइप्स का क्या एक्सपेक्टेड रेशियो होना चाहिए? आंसर आता है कि फिनोटाइप्स का एक्सपेक्टेड रेशियो 9:3:3:1 में आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसी रेशियो में हम इसको बांटेंगे तो काम होगा। अब मैथमेटिक्स में कैसे इसको डील करते हैं हम लोग?
मैथमेटिक्स में डील करते हैं कि 9x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 1x इजकल टू 500। ठीक है, अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16x इजकल टू 500। हम थोड़ा सा न्यूमेरिकली इसको सुटेबल भी बनाना चाहेंगे, हम 500 की जगह 800 लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हमारा नंबर में हम पॉइंट में नहीं लाना चाह रहे। ओके 800, यहाँ भी करेक्शन कर देंगे, ऊपर भी 800। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इजकल टू 800 बाय 16, और x का वैल्यू फाइनली जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 50। अब 50 हो गया तो 9x का वैल्यू क्या आया, तो 9x इजकल टू 9 × 5 = 45, 450। 3x का क्या आएगा, 3 × 50 150, फिर 3x का क्या आएगा 150। ओके, और लास्ट जो है 1x का क्या आएगा, तो यहां पर हम कहेंगे 1x जो है वह 50 आएगा, 050 50 आएगा। इस सब को अगर हम जोड़ दें तो फाइनली हमारा टोटल सीट्स कितना आया, तो हम कहेंगे फाइनली हमारा टोटल सीट्स जो है वो आया 800। आ जाएगा, बिल्कुल आएगा 800। इस प्रकार से हम उस डेटा का जिसमें हमको कुछ बताया नहीं गया है, सिर्फ बोला गया डायहाइब्रिड क्रॉस हुआ, 800 सीड बना, आप बताइए कि कितने उसमें से टॉलरेंट रेट होंगे, कितने ये होंगे वो होंगे। हमने चुपचाप उसको 9:3:3:1 पर उसको बांट दिया। ठीक है, ये होना चाहिए। ये जो डेटा है वो हमने तो मेंडल के आधार पर बांटा कि मेंडल का ये डेटा है, तो मेंडल ने जो बताया था उस बेसिस पर ये डेटा आया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड डेटा। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस 800 सीड में ऐसा होना चाहिए। अब दूसरा जो डेटा होता है वो क्या होता है, ऑब्जर्व डेटा। जब ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व जो डेटा है उस डेटा को जब हमने देखा तो हमने क्या पाया कि नहीं, जो 9x जहां पर दिख रहा है उस वाले में हमको 400 सीट्स मिले हैं, जबकि 150 वाले पर हमको 200 सीट मिला है। फिर 100 वाला जो है 150 पर 100 ही मिला है, जबकि नीचे जो सब उसमें भी 100 ही मिला है। तो थोड़ा सा इसको हम मतलब फिनोटाइप को लिख भी देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर है टॉल एंड रेड, नीचे हो गया टॉल एंड डॉर्फ। ठीक है, थोड़ा सा खींच देते हैं। ठीक है, फिर उसके पर सॉरी डॉर्फ एंड डॉर्फ नहीं होगा जी, टॉल टॉल एंड वाइट हो जाएगा। फिर उसके बाद आया डॉर्फ एंड रेड, और जो लास्ट आया वो आया डॉर्फ एंड वाइट। यही मेरा डेटा है, बढ़िया। ठीक है, हमने इसी बेसिस पर इसको बांटा। तो अब आप बताइए कि क्या इसका एक्सपेक्टेड डेटा और ऑब्जर्व डेटा एक जैसा है। हम कहते हैं नहीं सर, हम मेंडल के बेसिस पर उम्मीद किए थे कि टॉलरेंट रेट 450 होगा, यहाँ 400 ही है, मतलब 50 कम है। टॉल एंड व्हाइट जो है होगा, लेकिन यहाँ 50 ज्यादा है। डॉर्फ एंड रेड सर 150 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 50 कम है। और डॉर्फ एंड व्हाइट सिर्फ 50 होना चाहिए था, वो सर 100 है। इसका मतलब स्पष्ट है कि एक्सपेक्टेड डेटा और ऑब्जर्व डेटा में डिफरेंस है। हमने फिर इसको किस तरह से कहना है कि भाई विद्यार्थी निकला परीक्षा देकर, हमने पूछा कि अच्छा बताइए इस 100 अंक के परीक्षा में आपको कितना अंक आने का चांस है। उसने कहा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूं, एक्सपेक्ट मेरा परफॉर्मेंस हमेशा 90% का रहा है, तो मेरा यहां पे परफॉर्मेंस 90 मार्क्स मुझे आएगा। बढ़िया, जब रिजल्ट आया तो उसका मार्क्स आ गया 92। तो अब जो उसने एक्सपेक्ट किया था
और जो ऑब्जर्व्ड हुआ उसमें 2 उसको ज्यादा मिला, या फिर उसका मार्क्स आ गया 88, तो जो उसने एक्सपेक्ट किया था 90, उसमें 2 अंक कम आ गया। इसमें ज्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है। तो अब ऐसे स्थिति में अगर हमसे कोई पूछे कि बताइए ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है यहां से यहां तक, क्या आप मानते हैं कि ये मेंडल को फॉलो कर रहा है? एकदम सीधा सवाल। क्या आप मानते हैं कि ये मेंडल को फॉलो कर रहा है? तो हम बोलेंगे ये हम कैसे कहें, लगता तो है, मिलता जुलता तो दिख रहा है, लेकिन जब तक कि हमको एक एक्सपेक्टेड डेटा नहीं मिले, जब तक कि हमारे पास कोई एक डेटा ना हो, तब तक ये कह पाना मेरा मुश्किल है कि हूबहू मेंडल है या मेंडल से एकदम अलग है या नॉन मेंडल है। तो इस समस्या का समाधान कैसे हो? उसके लिए स्टैटिस्टिक्स में 2 तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक टी टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट इसे कहते हैं, और दूसरा काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, अब इससे पहले कि काई स्क्वायर टेस्ट हम लोग देखें, सबसे पहले देखते हैं नल हाइपोथेसिस। आप सब लोग जानते होंगे नल हाइपोथेसिस, जिसके बेसिस पर कोई रिसर्च किया जाता है। हम जब कोई भी काम करते हैं तो एक कल्पना हमारा होता है कि अगर हम चावल को पानी में डालकर गर्म करेंगे तो भात बनेगा। तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो गया? भात बनेगा, चावल को पानी में उबालेंगे तो। जब हमने चावल को पानी में उबाला और भात बना, तो हम क्या बोलेंगे कि नल हाइपोथेसिस इज राइट, नल हाइपोथेसिस जो है वो सही है। लेकिन अगर हम पानी में चावल दिए और उसको बॉयल किए, और बॉयल करने के बाद वो सूप बन गया, भात नहीं बना, वो पूरी तरह से क्या हो गया? सूप की तरह बन गया, तो हम कहेंगे कि माय नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। क्या है? रिजेक्ट हो गया, क्योंकि हमने कहा था भात बनेगा, लेकिन यहां पर तो सूप बन गया। इसका मतलब जो हाइपोथेसिस मैंने सोचा था वो रिजेक्ट हो गया। चलिए दूसरा बड़ा प्रैक्टिकल में एग्जांपल ले रहा हूं कि पिताजी ने सोचा कि उनका जो बच्चा है, बेटा या बेटी कुछ भी, यह इंजीनियर बनेगा। उनका नल हाइपोथेसिस क्या हो गया? यह इंजीनियर बनेगा। लेकिन बच्चा बहुत बढ़िया पेंटर बन गया, ठीक है ना, आईआईटी में भी एडमिशन ले लिया, तेज था, वहां जाके पेंटिंग करने लगा, धीरे धीरे पेंटिंग सीखने लगा और बहुत बड़ा कलाकार बन गया। तो उनके पिताजी क्या बोलेंगे कि मेरा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। और अगर वो इंजीनियर ही बना, उसने बहुत अच्छा काम किया, तो पिता क्या कहेंगे कि मेरा नल हाइपोथेसिस राइट था। तो नल तो इसी तरीके से हमेशा समझना चाहिए। और यही नल है, हमको फाइनली एंड में यही लोग कोई पूछेगा, आप पीएचडी में जाइएगा तो लोग यही पूछेगा कंक्लूजन में कि आपका कंक्लूजन क्या है, क्या आपका नल हाइपोथेसिस राइट है या रिजेक्टेड है, बस यही पूछेगा सवाल। उसको कैसे कहते हैं? हाइपोथेसिस, एक ऐसा हाइपोथेसिस, एक ऐसी परिकल्पना। तो हाइपोथेसिस इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्व्ड, इसको हम लोग छोटा उसे इंडिकेट करते हैं, ऑब्जर्व्ड डेटा इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। कह रहा है कि ऐसा हाइपोथेसिस जो जो हमको डेटा ऑब्जर्व हो रहा है, मिल रहा है, उसके बेसिस पर हम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ नल हाइपोथेसिस। ये नल हाइपोथेसिस हो गया। दूसरा जो टर्म है, उस टर्म को जब हम डिफाइन कर रहे हैं, वह टर्म आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे बड़े पॉपुलर स्टैटिस्टिकल टर्म है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या है कि आप कितना डेटा ले रहे हैं, कितना सैंपल ले रहे हैं। तो बोलेंगे हमने 4 सैंपल लिया। कौन कौन सा? टॉल एंड रेड, टॉल एंड व्हाइट। हमने क्या लिया? ये 4 सैंपल हमारे पास है, टॉल एंड रेड, ठीक है, टॉल एंड व्हाइट, ड्वार्फ, ड्वार्फ एंड रेड, एंड ड्वार्फ एंड व्हाइट। तो हमारे पास कितने सैंपल हैं? कितने सैंपल पर हम टेस्ट कर रहे हैं? तो 4 सैंपल पर। बोला ठीक है, आपका ये 4 सैंपल हो गया है ना।
तो ये चार सैंपल जो हो गया, चार जो क्लास, इनको, इन चारों को डिफाइन किया गया क्लास, इनको कहा गया क्लास ऑफ सैंपल डेटा। कि आपके सैंपल डेटा को आपने कितने क्लास में बांटा है। मान लो हमारे पास 800 सीड आया, हमारा सैंपल डेटा क्या होगा 800। लेकिन इस 800 को हमने कितने क्लास में बांटा, कितने क्लास में हम इसको चेक कर रहे हैं, तो चार ही था ना। रेड व्हाइट में कितना है, रेड टॉल मतलब टॉल रेड में कितना है, टॉल व्हाइट में कितना है, डॉर्फ रेड में कितना है, डॉर्फ, इसी चार क्लास में बांटे हम लोगों ने। इसको कहा गया क्लास ऑफ सैंपल डाटा, जिसको स्मॉल एन से इंडिकेट किया गया। ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे डिफाइन किया गया, इसको डिफाइन किया गया, इट इज अ टेस्ट इन्वॉल्विंग एन। देखिए एन के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा, एन क्लासेस आर यूजुअली इक्वल टू फिर इन्वर्टेड कॉमा n-1। ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, डीएफ से डिफाइन करते हैं। तो फॉर्मूला से क्या हो गया, डीएफ इजकल टू n-1। यही फॉर्मूला होता है। जितने क्लास हैं उसमें से एक आप घटा दें तो जो संख्या मिलेगा वह आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, कितना क्लास है, 4 क्लास, उसमें से एक क्लास घटा दिए तो आंसर हमारा क्या आया, 3 क्लास। मतलब हमारे पास 3 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 3 है। अगर मान लो कि यहां पर हम 6 सैंपल लें, मान लो आई कलर, रेड, ब्लू, ग्रीन, ग्रीन, ब्लैक, ग्रे एंड पिंक। सोचो कि हम ये 6 कलर लिया हमने आई कलर के लिए, तो हमारा n कितना है, n का वैल्यू कितना होगा, हम लोग कहेंगे यहां पर 6 क्लास है, 6 क्लास हमारा है सैंपल डेटा का, तो 6, इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या होगा, 6-1, दैट इज कॉल्ड 5। ठीक है। इसका उपयोग कैसे होगा इस 5 का, ये आगे हम धीरे धीरे करके बताते चलेंगे। करने वाले हैं, ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट, हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट देखते हैं। एक्चुअली काई टर्म कहां, काई नाम क्यों पड़ा, तो काई जो है वह एक सिंबल है ना, जैसे अल्फा बीटा गामा, उसी तरह से काई, काई जाय साय फाई, इसका स्क्वायर टेस्ट, यही इसका कॉन्सेप्ट। और काई स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ, आप सब जानते हैं समेशन का सम ऑफ बाय ई। अभी कहेंगे सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या क्या फॉर्मूला में लिख दिए। ठीक है। यहां पर काई स्क्वायर तो जो है स्टैटिस्टिकल टूल है। यहां डी स्क्वायर क्या है, हम लोग कहते हैं यहां डी स्क्वायर जो है वो है स्क्वायर ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब होता है विचलन। हमने क्या कहा कि टॉलरेट कितना होना चाहिए, 400। कितना मिला हमको, ऑब्जर्व कितना हुआ, सॉरी 450 मिलना चाहिए था एक्सपेक्टेड, मिला कितना 400, तो डेविएशन कितना हुआ 50। तो यही स्क्वायर ऑफ डेविएशन होता है। और ई क्या है, अभी तो हम आपको बनवाएंगे ना, झटपट ये समझ में आ जाएगा। ई है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईच फिनोटाइप, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईच फिनोटाइप इज कॉल्ड ई। तो अगर हम ऐसे चीजों को देख रहे हैं तो कैसे समझेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईच फिनोटाइप है। एक्सपेक्टेड कितना था हमारा, 450, 150, 150, 100, 50, वो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू है। चलिए अब इसी फॉर्मूला को हम लोग आज डिस्कस करेंगे।
और आपको कुछ एक सवाल से इसको समझाएंगे। मतलब हम एक क्वेश्चंस बनाते जाएंगे और आप उसी में इन चीजों को क्या करिएगा, साथ में समझते चले जाइए कैसे ये फॉर्मूला जनरेट किया गया है। बढ़िया। आइए और देखिए और सीखिए। ठीक है, क्वेश्चन आया क्या कि a dihybrid cross was made of tall, अभी हम शॉर्ट फॉर्म ले रहे हैं, tall white, कैपिटल टी, सॉरी टॉल रेड ना, टॉल रेड लेते हैं, टॉल रेड, कैपिटल टी कैपिटल आर, ओके, एंड dwarf white, small t, smaller, and all tall red plants were found in F1 generation. F1 generation में क्या होगा, सब टॉल एंड रेड ही होगा, हम करवाए हुए हैं। Then a test cross was made and following observations, ऑब्जर्वेशन मतलब वो were found, following observations were found, क्या भाई, तो टॉल रेड, ठीक है, कितना है भाई टॉल रेड, बोला टॉल रेड है 154, चलो बढ़िया। टॉल एंड व्हाइट कितना है भाई, बोला टॉल व्हाइट जो है वो है 124। फिर ड्वार्फ रेड ये कितना है, बोला कि ये है 144। और ड्वार्फ व्हाइट ये कितना है, बोला ये है 146। यहां पर एक डेटा आपको दिख रहा है ना, हर एक चीज के लिए एक डेटा दिख रहा है और आपको इस डेटा के साथ ही काम करना है। ठीक है, ठीक है। अब आपको सवाल पूछा इसने कि नल हाइपोथेसिस हमारा है कि it does not follow the Mendelian test cross data। हमारा नल हाइपोथेसिस है कि यह मेंडल के टेस्ट क्रॉस डेटा को फॉलो नहीं कर रहा है। अब हमको यही प्रमाणित करना है ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, करेक्ट। तो सबसे पहले तो हम सबको जोड़ दें, टोटल वैल्यू ले लें, तो टोटल वैल्यू हमको कितना मिलेगा, तो टोटल वैल्यू हमको मिलेगा 568, 568, टोटल हमको 568 मिलेगा। बढ़िया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द टेस्ट क्रॉस रेशियो ऑफ दिस रिजल्ट। रिजल्ट का टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगा, सबसे पहले आंसर होता है 1:1:1:1:1। ये हम पढ़ा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, आपको टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट होता है। अगर इस बेसिस पर हम बांटे तो हमारा टॉल एंड रेट कितना होगा, ठीक है, तो 1/4 होगा, मतलब 568 डिवाइडेड बाय 4, 1/4 होगा उसका। और इसका आंसर क्या आता है, 1:4, तो ये आएगा। टॉल एंड व्हाइट कितना आएगा, सेम रेशियो, क्योंकि 1:1 है, इसका 142 आएगा। ड्वार्फ एंड रेड कितना आएगा, सेम रेशियो 142, 1:1 है, सब एक समान आएगा। ड्वार्फ एंड व्हाइट कितना आएगा, 142। ये जो डेटा हो गया ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेक्टेड, क्योंकि मेंडल ने कहा था कि टेस्ट क्रॉस का रेशियो ऐसा होता है, एक्सपेक्टेड डेटा है, एक्सपेक्टेड डेटा है।
चलिए, अब एक्सपेक्टेड डेटा है साहब, तो हम लोग काम करें, अपना टेबल बनाएं एक बढ़िया सा। ठीक है, साइंस है, साइंस को अच्छे से पकड़ कर समझना होता है। जितना समझेंगे उतना बढ़िया हमको आंसर मिलेगा। 4 हमारे पास फील्ड है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना हो जा रहा है? 3। ओके। एक हमारा हो गया ऑब्जर्व डेटा, एक्सपेक्टेड डेटा, फिर हो गया डिफरेंस, फिर हो गया डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसका स्क्वायर वैल्यू। यहां पर डेटा कैसे लिखते हैं? सबसे पहला ऑब्जर्व डेटा, ठीक है, उसके बाद एक्सपेक्टेड डेटा, उसके बाद ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड को घटाना, उल्टा मत कभी करना, और फिर डी वैल्यू कितना होगा, डी स्क्वायर कितना होगा, ये डी इक्वल टू, हाँ, फिर डी स्क्वायर हमारा कितना होगा, ये हम डेटा को निकालते हैं। सबसे पहला हमारा है टॉल रेड, फिर उसके बाद क्या है? टॉल व्हाइट, फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है ड्वार्फ रेड, फिर उसके बाद क्या है? ड्वार्फ व्हाइट। अब फटाफट डेटा लें। एक्सपेक्टेड डेटा हमारा कितना था? तो हम लोग कह रहे हैं एक्सपेक्टेड डेटा हमारा 142, 142, 142 और 142, ये हमारा एक्सपेक्टेड डेटा था। हमने एक्सपेक्टेड डेटा को पुट अप कर दिया। सॉरी, ऑब्जर्व डेटा, ये तो गड़बड़ हो गया ना, ये ऑब्जर्व डेटा है। ऑब्जर्व डेटा हमारा कितना है? ऑब्जर्व डेटा है हमारा बगल में है 154, फिर उसके बाद अगर 124, ठीक है, फिर हमारा 144, फिर हमारा 146, और एक्सपेक्टेड डेटा क्या हमारा है? 142, 142, 142 एंड 142, ये हमारा एक्सपेक्टेड डेटा है। दोनों में डिफरेंस कितना है? तो सबसे पहला जो है 12 है, 154 में घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, 124 में 42 घटाएंगे तो -18 हो जाएगा, और 44 में से 42 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 46 में से 42 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो गया? बरबरन 44 है 144, ठीक है, 18 18 300 कितना? 324, 324, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 दूनी 4 और 4 चौका 16, ये स्क्वायर हो गया हमारा। और यहां पर हमको का स्क्वायर निकालना है, तो का स्क्वायर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डी स्क्वायर बाई ई। अब देखो, डी स्क्वायर बाई ई करेंगे तो क्या होगा? यहां पर हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय, इसका एक्सपेक्टेड डेटा क्या है? 142, ठीक है, इसका क्या होगा? 1, इसका हो जाएगा 324 डिवाइडेड बाय 142, और इसका क्या हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 142, और इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 142। अब जो हमारा डिफरेंस पैदा, वो कितना डिफरेंस पैदा, उसको डिवाइड करके प्रोसेस करेंगे। मेरे पास डेटा है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 1.01, इसका कितना है? इसका है 2 पॉइंट, ये आपको मैथमेटिकली डेटा करना होगा, ठीक है, डिवाइड करना होगा। इसका कितना है? 0.03, और लास्ट वाले का कितना है? ड्वार्फ एंड रेड, इसका है 0.11। अब आपको तो समेशन करना है, सबको जोड़ना है, क्योंकि का स्क्वायर क्या कह रहा था? सम ऑफ ऑल। तो अगर सम ऑफ ऑल करें तो रिजल्ट हमारा हो जाएगा 3.43, ये हमारा का स्क्वायर का वैल्यू आया। जब भी का स्क्वायर बनाओ हमेशा इसी टेबल में बनाओ। मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपसे शेयर करूंगा ताकि आप कम से कम टेबल बनाना सीखें, कैसे टेबल में बनता है। ये हमारा का स्क्वायर का डेटा आ गया 3.43। अब हमको क्या करना है? अब हमको इसका एक प्रोबेबिलिटी चार्ट होता है जो दिया रहता है। वैसे आपको सामान्यतः यहीं पर लाकर आंसर देना होगा, यहां से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर प्रोबेबिलिटी चार्ट है। अब इस प्रोबेबिलिटी चार्ट में देखो, सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था?
हम लोग कहते हैं सर डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें 3 था। अरे आजा भाई, शेयर कर दे। हाँ, देखो ये जो टेबल आया, इस टेबल में हम लोग पहले, सबसे पहले इस टेबल को कैसे देखना चाहिए? तो सबसे पहले हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था? तो 4 तरह का क्लास था, उसमें से 1 घटा देंगे तो 3 मिलेगा हमारा आंसर। तो हमने इसको 3 को टिक लगाया, 3। अब इसमें बाबू बढ़ना है और कहां देखना है कि 3.43 था। तो कहां से कहां तक 3.67 और 2.37। इसका मतलब जो हमारा डेटा है, वह डेटा जो है वह इन दोनों के बीच में 0.05 एंड 0.03, इसके बीच में हमारा डेटा है। तो अगर इसके बीच में डेटा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये डेटा हमारा मिल गया हमको 3 पर, कि हाँ यहां पर हमारा पोजीशन है 0.50। अब इसमें सवाल आता है कि क्या हम इसको रिजेक्ट मानेंगे कि सिलेक्ट मानेंगे? तो आप नीचे में देखिएगा, ये टेबल मैं आपको शेयर कर दूंगा, यहां पर लिखा हुआ फेल टू रिजेक्ट एट 0.5 लेवल। आप इसको 0.5 लेवल पर फेल नहीं कर सकते, मतलब ये बहुत अगल बगल मिलता जुलता है। लेकिन अगर ये डेटा इससे अगर आगे बढ़ता तो क्या हो जाता? रिजेक्ट आएगा। तो यही डिफरेंस अगर हमको सोचो कि 11.35 रहता तो हम लोग क्या करते? ये रिजेक्ट है। चलिए, मैंने अभी कोशिश किया है, आप सब लोग इसको अच्छे से समझें एक बार। पहले